नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, 27 जुलाई की शाम ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि पूरा भारत सदमे में चला जाता है। भारत का भविष्य, भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत का युवा धन प्रशासन, सरकार, अधिकारियों की लापरवाही से, सिस्टम की लापरवाही से तबाह हो रहा है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में युवाओं के कोचिंग सेंटर्स की भरमार है, लेकिन यहाँ न सिर्फ उन्हें बेहतर शिक्षा के नाम पे लूटा जा रहा है, बल्कि उनकी सुरक्षा में भी जमकर धांधली हो रही है। सिविल सेवा में जाने का सपना देख रहे 3 होनहार युवा, श्रेया यादव, तान्या सोनी, निविन डालविन, क्या इन बच्चों की मौत जवाबदेह लोगों को नींद से जगा पाएगी? शिक्षा की बदहाली और इसमें मची लूट, कोचिंग सेंटर के मकड़ जाल, इन सब के सुधार के लिए प्रयास होते दिख भी रहे हैं। कुछ ऐसे ही सवालों पर हमारी स्ट्रेट टॉक टिकी हुई है और आइए इन्हीं सवालों को समझने का क्रम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आखिर क्यों शिक्षा को लूट का बाजार बना दिया गया है? नरक क्यों बना दिया गया है? छात्रों के उज्जवल भविष्य का जो यहाँ पर सपना देखते हैं, उनकी जिंदगी, वो पढ़ने जाते हैं, घर बार छोड़ कर जाते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में वो पढ़ाई करते हैं, और ऐसा नहीं है, सारी जो रकम है वसूली जाती है उनसे, उसके बावजूद जो सुविधाएं दी जाती हैं, ऐसी सुविधाएं तो मुझे लगता है कि कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को इन सुविधाओं के सहारे छोड़ा जाए, जो हमने 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद से लगातार हम देख रहे हैं। सवाल कुछ बहुत ही जलते हुए सवाल हैं। स्ट्रेट टॉक में इन सवालों को अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। दिल्ली कोचिंग सेंटर त्रासदी के बाद क्या सरकारें जाग गई हैं? क्या छात्रों को राष्ट्रीय राजधानी में धड़ल्ले से लूटा जा रहा है? छात्रों की मांगों पर प्रशासन, सरकार कितना गंभीर दिखने लगा है? दिल्ली को सुरक्षित बनाने की जवाबदेही कैसे तय की जा रही है? क्या शिक्षा सरकारों की प्राथमिकता में दिखती है? अगर दिखती है तो ये बदहाली क्यों है? बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चल रही है? क्लासेस कैसे चल रही है? सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जवाबदेह कौन है यही नहीं तय हो पा रहा है। क्या कोचिंग सेंटर के प्रति सरकारें आंखें मूंदे बैठी हुई हैं क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण सबके हित में है, सिवाय युवाओं के हित में, युवाओं के अभिभावकों के हित में? हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिराग सेठी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मीना तारनाई जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कुलभूषण शर्मा जी हैं जो कि शिक्षाविद हैं, अनिरुद्ध हैं जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और बहुत ही दुख के साथ मैं शुरुआत अनिरुद्ध आपसे ही करना चाहूँगी। इन 3 छात्रों के तस्वीरें बार बार दिल कचोटती हैं कि ऐसी ही स्थिति में जिसमें उनकी मौत हुई है, आप इससे कैसे देख रहे हैं? अनिरुद्ध, आप भी वहाँ पर जो है, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप, और आप वहाँ पर रहते हैं। इस घटना पर एज ए स्टूडेंट, एज अ इंडियन स्टूडेंट, क्या कहेंगे आप? मैम, पहले तो धन्यवाद इस टॉक में जोड़ने के लिए। दूसरी बात, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि वहां पर सिर्फ 3 बच्चों की मौत नहीं हुई थी। 2 दिन पहले ही एक लड़के की मौत हुई थी इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी जी। और उनसे 1 हफ्ते पहले ओल्ड राजेंद्र नगर में एक और फीमेल की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ सुसाइड। उनके नोट पे लिखा गया था कि हमारे एकदम से 20% से बढ़ा दिया जी। उनके माँ बाप बहुत अमीर नहीं थे कि इतने पैसे वहां पर दे जी। सारी समस्याओं को सुनने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि वहां पर बच्चे रहते किस तरीके से हैं, वहां का माहौल क्या है। बिकॉज घर पे बैठ करके अगर हम सोचे कि नहीं वहां पे ये हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, कुछ वीडियोस देख के कभी भी पता नहीं चलता। जी। दिल्ली ये हाल है कि वहां पर अगर आपको पढ़ने के लिए जाना होगा तो सबसे पहले 2 से 3 लाख रुपए की कोचिंग की फीस होती है। उसके बाद आप लोग बाहर से बुक्स खरीदते हैं, नोट्स खरीदते हैं। रेंट के लिए वहां मिनिमम अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ रहने लायक जगह चाहिए हो तो 20,000 से नीचे की नहीं जी। उसके ऊपर का खर्च। वैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर 200 यूनिट का फ्री दिया जाता है, लेकिन सब मीटर की वजह से वहां पर ये चीज भी बच्चों को नहीं मिलती है। अगर आप हालात देखेंगे तो वहां पे खासकर की पटेल नगर में, क्योंकि मैं पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर 3 कर रहा हूँ, पटेल नगर में पानी ऐसा आता है जैसे कोई नाली से ही डायरेक्ट आता है, नहाने तक के लिए भी सही नहीं होता जी। जहां पे हम कह रहे हैं कोचिंग में क्या हाल चलता है, कोचिंग का क्या तरीके है, तो वहां पर ये चीज स्पष्ट है कि अगर कोई भी सरकारी एम्प्लॉय हमें ये चीज बोले कि हमें नहीं पता कि वहां पर बेसमेंट में क्लासेस नहीं चलती हैं, तो ये
झूठ होगा। और अगर ऐसा सच में है कि उन्हें नहीं पता, तो फिर ये चीज उनके कनेक्शन को बिल्कुल ही जुटला देता है कि आप लोगों को फिर आपका काम क्या है। जी, अगर आप लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, तो आप लोग सही तरीके से आगे काम कैसे अनिरुद्ध, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि 3 से अधिक छात्रों की मौत हुई है। कुछ छात्रों की स्टेटमेंट देखिए, वो आशंका जता रहे हैं कि सिर्फ 3 बच्चों की मौत नहीं हुई बल्कि ज्यादा हुई है, सरकार आंकड़े छिपा रही है। मैम, जब वहां से एम्बुलेंस चली गई थी तो कम से कम 9 से 10 को लेके जाया गया, पर अभी हमें प्रशासन बता रहा है कि 3 की मृत्यु हुई। जी, तब तक वो एक स्पष्ट फिगर नहीं के बच्चों के होंगे वो जो इंजर्ड हुए हैं या फिर क्या और कैलामिटी हुई है, तो हमें नहीं पता। बिल्कुल अनिरुद्ध, और कई बच्चों के जो स्टेटमेंट है मैंने ये भी देखा है कि जो बेसमेंट में नहीं है, जो पहले या दूसरे फ्लोर पे इस तरह की लाइब्रेरी है, अब उन्होंने फीस जो है उसमें लगभग 4 से 6 गुना इजाफा कर दिया। कुलभूषण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप लगातार जो है देश के जो कोचिंग सेंटर्स है उनको आप शिक्षा के लिए सबसे बड़ा नर्क बता रहे हैं। इस नर्क का पिछले कुछ सालों में, बल्कि मैं कहूँगी 7 से 8 सालों में इतना व्यापक विस्तार हुआ है, और अब ये नर्क जो है हमारे युवा धन को ही अपनी आगोश में लेता हुआ दिख रहा है। कुलभूषण जी, मैं समझना चाहूंगी इस स्थिति पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या आपकी नज़र में जवाबदेह आम आदमी पार्टी की जो शैली ओबराय हैं, एमसीडी चेयरपर्सन, मेयर, वो हैं, या फिर दिल्ली के एलजी हैं, या फिर कौन है, या फिर राजनीतिक दलों की राजनीति है, कौन है? देखिए नेहा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसका जिम्मेदार कौन है। जी, मैं ये साफ कहना चाहूंगा कि ये दलगत राजनीति, जो शिक्षा को राजनीति में लपेटा गया, ये मैं सबसे दोनों पैनलिस्ट हैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि शिक्षा को राजनीति से अलग रखिए। आम आदमी पार्टी ने बहुत शिक्षा मॉडल की चर्चा की, 5-10 स्कूलों को अच्छा इंफ्रा बना के, हल्की क्वालिटी को प्रूव करके। शिक्षा कोई इतना सा छोटा सा स्फीयर नहीं है। क्या ये शिक्षा में इन्होंने इधर देखा कि कोचिंग कैसे अपने फन फैला रही है, कैसे अजगर की तरह शिक्षा को निगल रही है। और दिल्ली में जैसे अब इनसे बात करेंगे, ये कहेंगे कोटा में भी है, जी, तो कहीं पर भी है। कोटा में मान लो कहाँ बीजेपी नहीं है, मैं तो यहाँ देखती हूँ पर पंजाब दिल्ली है। में भी है, हरियाणा में भी है, सभी जगह पर इसने अजगर की तरह बच्चों को निगल लिया है, शिक्षा को निगल लिया है। जी, आज गरीब व्यक्ति के लिए शिक्षा बाकी रही ही नहीं है। जी, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था बन गई। और जैसे दिल्ली में ये दुर्घटना हुई, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जहां पर हमारे केजरीवाल जी को 10 वर्ष हो गए, और 10 वर्ष में अगर वो सुरक्षित माहौल नहीं दे पाए। शिक्षा में बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं, आपने सुरक्षित माहौल नहीं दिया। वहां बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, किसने चेक करनी थी? आतिशी जी बार बार स्कूल में मिड डे मील चेक कर रही है, कमरे चेक कर रही है। पर कुलभूषण जी, जो बहुत ही मशहूर है, मैं उस संस्था का नाम नहीं लेना चाहूंगी, ऐसा कोचिंग सेंटर है जिसके जो मुखिया हैं वो बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर करते हैं। अगर उनका भी जो है जो इंस्टीट्यूशन है वो बेसमेंट में चल रहा है, तो क्या सरकारों को इसका पता ही नहीं है? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी जुड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, उनसे समझेंगे कि आखिर जवाबदेही कौन लेगा। इन बच्चों की मौत हुई है, कोई मजाक नहीं है, युवा धन की बात है, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है। इस युवा धन के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है? उसके भविष्य के लिए जवाबदेही कौन अपने ऊपर लेगा, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही होंगे? तो लूट मची हुई है, नरक बनी हुई है छात्रों की जिंदगी, और कोई जवाबदेह नहीं दिख रहा है। बुलडोजर पहुंच जा रहा है, लेकिन बुलडोजर से पहले अधिकारी कहां नदारद थे जब हर साल यहां पर बाढ़ की स्थिति बन जाती थी। और यह भी जानकारी निकल कर आ रही है कि ऐसे स्थिति में ये लाइब्रेरी जो फंक्शनिंग नहीं होते थे, ऑपरेशनल नहीं होते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन 27 जुलाई की शाम ये लाइब्रेरी खुली रही, जो कि 3 मासूम जानों को उसने लील लिया, अपनी जद में ले लिया। हमारे साथ मीना जी भी जुड़ी हुई है, हमारे साथ चिराग जी भी जुड़े हैं। चिराग जी, इससे पहले कि मैं मीना जी के पास जाऊं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, शैली ओबराय जिस एक्शन में दिख रही हैं, अगर पहले भी एक्शन में रहती तो ये दुखद दिन, दुखद हादसा देखने को नहीं मिलता। हम किसी और विषय पर जो है बहस कर रहे होते, समझने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन ऐसे विषय पर मैं बिल्कुल ही बहस नहीं करना चाहती। चिराग जी। बिल्कुल नेहा जी, कहीं ना कहीं 3 जवान बच्चों की मृत्यु होना बहुत ही दुखद है, बट हमें समझना पड़ेगा आज किस सुनियोजित तरीके से पूरे के पूरे दिल्ली की व्यवस्था को ठप किया जा रहा है, जहां
हमने सफाई की कार्रवाई 13 फरवरी से शुरू कर दी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने कोई भी बात जो है मंत्री जी की फॉलो नहीं करी। उनसे रिपोर्ट मांगी गई, रिपोर्ट नहीं दी, एक फर्जी रिपोर्ट दी, जिसके बाद मंत्री जी ने एमएचए को कंप्लेंट लिखी लिखित कि चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है, कहीं भी किसी भी नाले में डीसिल्टिंग नहीं हुई है। पर आज भी इतने बड़े इंसिडेंट होने के बाद भी चीफ सेक्रेटरी पर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर भाजपा की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती। इनका सिर्फ और सिर्फ काम है जीएनसीटीडी एक्ट लाकर दिल्ली के लोगों की जान माल को हानि पहुंचाना, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का वो स्तर लेकर आना कि दिल्ली में सारे काम पैरालाइज्ड हो जाए। ठीक है चिराग जी, आपने चीफ सेक्रेटरी और जो है रिलेटेड ऑफिशियल को जो है आपने कॉर्नर किया है यहाँ पर, लेकिन बुलडोजर तो आप वहाँ पर पहुँच गए हैं। क्या ये इस तरह की कार्रवाई पहले भी हो सकती थी, या फिर इस तरह की जो है नियमों की अवहेलना पर सख्ती दिखाई जा सकती थी, जो कि नहीं हुआ? नेहा जी, आपको समझना पड़ेगा, हमारे पास कोचिंग के लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं है। आज यहाँ पर सेंटर को स्टेप अप करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि गाइडलाइन तो धर्मेंद्र प्रधान ने एक दिन पहले ही सदन को जानकारी दी है कि सरकार ने इस तरह की गाइडलाइन सभी राज्य सरकारों को भेजी है। जनवरी में वो जारी हुई है गाइडलाइन, फिर उस गाइडलाइन का जो है पालन क्यों नहीं किया गया? कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। जी नहीं, देखिए, फिर मैं आपको बोलूंगा, कोचिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस नहीं है। आपने बोला कोचिंग सेंटर बेसमेंट अप्रूव कराई गई है पार्किंग और स्टोरेज के लिए। अब उसके बाद किसी ने वहां पर लाइब्रेरी बना दी है छुप छुपाकर, तो कहीं ना कहीं वो गलत कर रहा है। आप लॉस के साथ नहीं खेल सकते। आपने लॉस के साथ खेला, जिससे जान माल का नुकसान हुआ, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कार्रवाई हो रही है आज। पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको इसके बायलॉज बनाने पड़ेंगे। आपको बनाना पड़ेगा कोचिंग की फीस कितनी होगी, कोचिंग में आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन से फ्लोर पे आप कर सकते हैं, एग्जिट कहां से मिलेगा। ये सारी चीजें आपको नेशनल लेवल पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर रहे तो राज्य सरकारों को दे दीजिए, वो खुद करेंगे। यही चीज कोटा में हो रही है, यही चीज दिल्ली में हो रही है। आपको एक बार गाइडलाइंस बनानी पड़ेंगी, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। हम हमसे सिंपल से सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी गाइडलाइंस होती तो ये यहाँ तक की बात ही नहीं आती। ठीक है, मीना जी से पूछ लेते हैं। मीना जी, धर्मेंद्र प्रधान देश के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि गाइडलाइंस सरकारों को भेजी गई, जनवरी के महीने में भेजी गई। चिराग सेठी कह रहे हैं कि कोई गाइडलाइन ही नहीं है। बीजेपी क्या जवाब देना चाहती है? नेहा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो 3 कैजुअलिटीज हुई हैं ड्यू टू द फेलियर ऑफ एमसीडी दिल्ली जो है, वो बहुत ही दर्दनाक है। और उसके लिए किसी के पास भी मेरे ख्याल से शब्द नहीं होगा, और हमें उसको जो है राजनीति, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मुझे हैरानी हो रही है यहाँ पर चिराग सेठी जी की बातें सुनकर कि ऐसे गंभीर विषय पर भी जो है वो राजनीति करने से पीछे नहीं हट रहे। और जिस तरह से उनका आचरण रहा है आम आदमी पार्टी का, हमेशा जो है केंद्र की सरकार को, भाजपा को टारगेट करना, वो अपने आचरण पर जो है उसी आचरण पर चल रहे हैं। आप ये देखते कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली जो है, ये दिसंबर 2022 से आम आदमी पार्टी जो है यहाँ पर स्थापित है, और इनका मेयर वहां पर है। जिस तरह से चिराग शेट्टी जी ने कहा कि भाई चीफ सेक्रेटरी का नाम लिया और सीधा जो है वो उन्होंने सेंटर को कटघरे पे खड़ा कर दिया। आप आम आदमी पार्टी की धरने वाली सरकार है, हर छोटे छोटे विषय पर जो है ये धरने में बैठ जाती है। अरविंद केजरीवाल पर मीना जी, एक सवाल मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी। अगर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है तो माननीय दिल्ली के एलजी बात पर संज्ञान लेते भी दिखते हैं दिल्ली में। अगर दिल्ली के मंत्री, दिल्ली के विधायक कोई बात यहाँ पर रखते हैं तो दिल्ली के एलजी संज्ञान ले लेते हैं। फिर दिल्ली के एलजी ने इन मामलों पर संज्ञान क्यों नहीं लिया कि छात्रों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, किस तरह की बहुत ही दुर्दशा वाली सुविधाएं उन्हें मिल रही है। इतनी महंगाई में वो 10,000 एक छोटे से कमरे गैस चैम्बर के लिए, जो माननीय जगदीप धनखड़ हैं उपराष्ट्रपति जी, उनके शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं मैं, गैस चैम्बर है जहां पर छात्र रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, संज्ञान नहीं लेते हैं एलजी जी। मीना जी, नेहा जी, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने पहले भी ये बात कही है कि भाई ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें ना तो हमें भाजपा करना चाहिए, ना कांग्रेस करना चाहिए, ना आम आदमी पार्टी करना चाहिए। ये बच्चे कल को हमारे बच्चे भी उन्होंने भी कोचिंग्स के लिए जाना। हम सबके बच्चे, हमारे देश का भविष्य जो है, सिर्फ ये आईएएस इंस्टीट्यूट ही ना देखें, हम चाहे नीट की कोचिंग देख ले, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, आप देखेंगे इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड जो है, पेरेंट्स भी जो है बच्चों को के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं, और वो
क्लास 10th 11th से जो है बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भेज देते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ये उसका फेलियर है। ये दिखा रहा है कि भाई हमारे जो स्कूल्स है, वो कॉलेजेस है, वो एजुकेशन डिलीवर नहीं कर पा रहे। मीना जी, ये जो फेल्योर है, क्या केंद्र की सरकार के शासनकाल का बहुत बड़ा फेल्योर नहीं है? चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोटा हो, चाहे देश के अलग अलग शहरों में चल रहे कोचिंग संस्थान हो, कहीं ना कहीं ये सरकार के शिक्षा क्षेत्र का बहुत बड़ा फेल्योर है। देखो नेहा जी, किसी भी पॉलिसी फेलियर के लिए या लॉ एंड ऑर्डर फेलियर के लिए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है जी। और यदि यहाँ पर बेसमेंट में यदि जो लॉ को वायलेट करते हुए यदि वहां पर लाइब्रेरी चल रही थी, या ड्रेनेज सिस्टम जो है, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एमसीडी का जो है वो एक फेलियर था, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली जो है वो स्टेट की है और दिल्ली सरकार की जी। और इससे जो है ये पीछे नहीं हट सकते, इनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर आवश्यकता है कि जो कमी है हम जो है वो केंद्र सरकार के साथ बैठकर स्टेट जो है साथ में मिलकर जो कोऑर्डिनेट करके उस कमियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार करें। चिराग जी, क्या आपकी पार्टी कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है? मीना जी ऑफर कर रही है, शायद इससे अब जो है व्यवस्था सुधर जाएगी, जो दशा है दिल्ली की कम से कम सुधर जाएगी। चिराग जी। नेहा जी, मैं मीना जी की बात से बिल्कुल अग्री करता हूं और मैं बोलता हूं कि जो भी दोषी इसमें अफसर हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, उन्हें बचाया नहीं जाए। उन्हें तो मैं कहता हूं आप चौराहे पर लटका दीजिए कि जिस तरह की हरकतें उन्होंने करी हैं, जिसकी वजह से किसी की जान गई है। आज हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं, इतने समय बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एलजी साहब क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? हम क्या करेंगे? एक बात बताइए, मीना जी संक्षेप में जाएंगे, आप एमएचए के पास जाएंगे, एमएचए के पास गए, एमएचए भी कुछ नहीं कर रहा है। मीना जी संक्षेप में, फिर मैं अगले सवाल के साथ अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगी और कुलभूषण जी भी कुछ बात जोड़ना चाहते हैं। मीना जी बिल्कुल संक्षेप में जी। नेहा जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एकदम ही संज्ञान लेते हुए इस विषय का जो है एक 4 मेंबर कमिटी जो है इस डिजास्टर की इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और एक पॉलिसी जो है रिकमेंड करने के लिए जो है वो गठित करती है, जिसमें जो है एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, स्पेशल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस और फायर एडवाइजर जी। और उनको कहा गया है कि विद इन 30 डे जो है अपनी को रिकमेंडेशन। मीना जी, जो समन्वय इस घटना, इस त्रासदी को लेकर सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, जो दिख रहा है, यही समन्वय अगर पहले से लगातार दिख रहा होता तो जो देश के राष्ट्रीय राजधानी के नागरिक है जो वहां रह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको और बेहतर सुरक्षित स्थिति या फिर समाज मिल चुका होता। दिल्ली पुलिस मान जाती है कि आप बुलडोजर कार्रवाई कीजिए, इस तरह के आनन फानन में जो है न्याय देने की कोशिश या फिर ऐसी तस्वीर दिखाने की कोशिश कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनको शांत कराया जाए, और ऐसे आनन फानन में जो 10 प्रीमाइसेस हैं इस तरह के जिन्होंने नॉर्म्स तोड़े उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। क्या इस तरह की कार्रवाई को भी सही ठहराया जाना चाहिए, जबकि नियमों की अवहेलना की बात हो रही है, छात्रों की मौत हो गई है? इस पर कितना गंभीर ये जो है प्रशासन या फिर सरकार या एलजी या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी है? कुलभूषण जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं, अनिरुद्ध भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली का कोचिंग संस्थान, यहाँ पर जो त्रासदी हुई, 3 बच्चों की मौत हुई, इस पर प्रशासन जवाबदेही के मूड में दिख रहा है कि नहीं, या फिर ये एक नया ही कल्चर शुरू हो गया है पॉलिटिक्स में कि चाहे कितना बड़ा भी हादसा हो जाए, कितनी दर्दनाक त्रासदी क्यों ना हो जाए, जवाबदेही किसी की नहीं बनती है, किसी का इस्तीफा नहीं आता है, सिर्फ सस्पेंड, बर्खास्त अधिकारी किए जाते हैं, कहीं ना कहीं जो है बलि का बकरा बनाए जाते हैं। नियमों की अनदेखी हो रही है, उसकी पालना नहीं हो रही है। ऐसे में राजनीतिक जवाबदेही, नैतिकता नहीं दिखती है। भारत की राजनीति का यही मौजूदा परिदृश्य है। हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी, जिस गाइडलाइन की बात हो रही है, इसी गाइडलाइन की बात तो आप बार बार यदा कदा हर मंच पर उठाते रहते हैं, चाहे वो कोटा के कोचिंग संस्थान की बात हो, चाहे अन्य जो देश के इलाके हैं वहाँ पर कोचिंग सेंटर्स का हाल है। क्या अलग अलग सरकारें इस मसले पर गाइडलाइंस की बात भी करती दिखती हैं, या फिर आपने लगातार जो अपनी आवाज रखी है उस आवाज को कितनी महत्ता मिल पाती है? नेहा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चिराग जी ने कहा कोई गाइडलाइन नहीं है, गाइडलाइन सेंटर के द्वारा बनाई गई, लेकिन राज्य सरकारों ने उस गाइडलाइन पे काम नहीं किया। लेकिन गाइडलाइन बनाकर मीना जी आपका जो है पल्ला छूट नहीं जाता है, आप पूरे जवाबदेह हैं केंद्र में, और ये मामला बच्चों का है,
जो बहुत समझदार बच्चे हैं, ये उस तरह के बच्चे नहीं है जो दीन दुनिया को नहीं जानते हैं। नीट के पेपर लीक हुए, बच्चे देख रहे हैं, वहां पर भी बच्चों की भावनाओं की हत्या हुई, यहाँ बच्चों का जो है जाने गई। उसके बाद कोटा में बच्चों ने जब पंखों से अपनी आत्महत्या की तो सरकार ने क्या नीति बनाई, पंखे स्प्रिंग वाले बना दिए गए। यदि नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं, जवाबदेही कोई नहीं। आम आदमी कहती मेरी शिक्षा का मॉडल दुनिया में सबसे अच्छा है। ये कौन सा मॉडल है जहां पर बच्चों की जानें जा रही हैं, इनको पता ही नहीं है। ये एलजी पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं चिराग जी पूछना चाहता हूं, क्या आपकी सरकार सिर्फ एलजी ही रोके बैठे? अगर एलजी साहब ही रोके बैठे हैं तो कृपया बच्चों की जान को खतरे में मत डालिए। आप तो सेवा करने आए थे, आप राजनीति करने नहीं आए। आप स्पष्ट कहिए कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे, हम इस शासन को छोड़ रहे हैं। लगाइए बीजेपी पे इल्जाम, और हम सारे साथ हैं, पब्लिक आपके साथ है। बीजेपी को अभी भी इस इलेक्शन से अगर बात को समझ नहीं आई है तो बीना जी समझे, इस समय 24 करोड़ बच्चों की भावनाओं की हत्या भी हुई है। कोटा में बच्चे पंखों से झूल रहे हैं, कोचिंग अजगर की तरह निकल रही है। मैंने जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन किया, लगातार इस बात को उठा रहा हूं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार, ये कंकरेंट इशू है, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन केंद्र छूट नहीं सकता है। देखिए ये बच्चों का मामला, आपके और हमारे सबके बच्चे सांझे बच्चे हैं, और उनकी जान अगर इस तरह खतरे में है और आप सिर्फ राजनीति कर और फिर किसी पे कोई जिम्मेदारी नहीं, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर फिर मामला वहीं का वहीं, किसी को सस्पेंड, किसी को बर्खास्त। मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी तो बहुत ही नीतियों वाली पार्टी है। क्यों नहीं नीति अपनी प्राथमिकता की बात करते हैं, लेकिन ये प्राथमिकता नैतिक मूल्य दिखाते हुए कोई बड़ा निर्णय लेती है। और क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी इसका संज्ञान लेते हैं कि बच्चों की जान खतरे में क्यों है। और जो कोटा में बात हो रही है, लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला जी के नाक के तले हो रही है। देखिए लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर आप इस बात को इग्नोर करेंगे तो देश इग्नोर कर देगा सारे ऐसे लोगों को जो युवा को इग्नोर करेंगे। जी अनिरुद्ध, आपने यहाँ पर जो माननीय पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता हैं, चाहे चिराग सेठी हैं, चाहे मीना जी हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, क्या आप अपेक्षा रखते हैं कि अभी भी एक समन्वय दिखेगा इस हादसे के बाद, इस त्रासदी के बाद? क्या सरकारें जागी हुई दिख रही हैं? अनिरुद्ध, आप किस तरह की उम्मीदें पाल रहे हैं, या फिर उम्मीद अब जो है निराशा में तब्दील हो चुकी है? मैं पहली चीज तो ये कहना चाहूंगा कि हमें इस तरह का वेट नहीं करना। ऐसा कोई मॉनसून सीजन नहीं रहा है कि जहां पर दिल्ली में पानी ना भरा हो जी। और जहां चिराग जी ने बोला लाइब्रेरीज हैं तो इस तरीके से इलीगल कर रही हैं, तो ये बिल्कुल मैं बताऊं फर्स्ट, वहां पर लाइब्रेरीज के बोर्ड लगे होते हैं और हर किसी को पता होता है कि यहाँ पर लाइब्रेरीज, मेरी भी लाइब्रेरी मेरे को मैसेज आया था कि यहाँ पर नहीं भर, बंद करनी पड़ रही है। और अगर ये चीज ऐसे ही हो कि 2 महीने के लिए वहां पर बंद कर के बाद वापस से शुरू कर देते हैं, तो ये एक और बार होने की संभावना होगी जी। जहां तक कि हम कहते हैं कोचिंग सेंटर्स की गाइडलाइंस होनी चाहिए। द थिंग इज कि बेसमेंट की गाइडलाइन, तो इस पॉइंट को लेकर के हम चल रहे हैं, बेसमेंट की गाइडलाइंस थी, वहां सबको दिख रहा, नीचे लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारी खुद की क्लासेस भी बेसमेंट में हुई हैं। ऐसा नहीं है कि हम क्लासेस तक ना हुई हो, लाइब्रेरी तो दूर की बात, हमारी क्लास में होती थी जी। तो अगर ये कहना कि नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे नहीं पता, बिल्कुल झूठ हुआ, क्योंकि हर जगह वहां पर पुलिस बूथ होते, पटेल नगर में भी बूथ होता है, करोल बाग में होता है, राजेंद्र नगर में भी होता है, और वहां की पुलिस वाले अगर नहीं देख तो ये बिल्कुल झूठ है, बिकॉज वहां पर सच है कि करप्ट है। और इस सिर्फ सरकार को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, छोटे से छोटा जो वहां पे पुलिस वाला या अधिकारी भी है, उनकी जेब में भी पैसा जाता है, अभी ये काम वहां पर जी। मीना जी, दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं अनिरुद्ध। देश का भविष्य है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप बताइए, आप सिर्फ और सिर्फ चिराग जी की पार्टी पर ही जो है आरोप लगाकर निकल नहीं सकती हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी और एलजी के अधीन, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस की भूमिका कटघरे में खड़ी की जा रही है। सभी पैसे वसूलते हैं इन शिक्षण संस्थानों से, इस कोचिंग सेंटर से। नेहा जी, मैंने पहले ये कहा कि भाई ये किसी पर्टिकुलर, किसी एक को हम टारगेट नहीं कर सकते, इसके लिए सारे जिम्मेवार हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। मीना जी, बीजेपी जिम्मेदार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, ठीक है ना, ये फेलियर ऑफ द सिस्टम है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, हम सब शामिल है, गृह मंत्री जिम्मेदार है। मैं स्पष्ट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत गंभीर है, इसमें मीडिया भी शामिल है।
क्या मीडिया को जानकारी नहीं होती कि यहाँ पर लॉ मीना की जी, अब वायलेशन? मीडिया कहाँ से शामिल हो गया? मैं कह रही हूँ गृह मंत्री सब जिम्मेदार शामिल है, अब मीडिया कहाँ से शामिल हो गया? नेहा जी, हर कोई शामिल है, हर कोई शामिल है। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर किसी को भी हम जो है वो नहीं कर सकते कि सिर्फ पुलिस प्रशासन रिस्पॉन्सिबल है या केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल है या स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। ये हम सब मीडिया कैसे शामिल है, आप बताइए जी। देखो नेहा जी, मीडिया का क्या काम है? हर छोटे छोटे इश्यू को जो है वो रेस करती है। इवन गली में छोटी सी लड़ाई हो जाती है, वो मीडिया कवरेज बन जाती है। चाहे वो हम अपना किसी भी मीडिया को ले रहे हैं, चाहे वो रिटन फॉर्म में है, चाहे वो आपकी तरह चाहे डिबेट फॉर्म में या जिस तरह भी है। आजकल तो हर जगह जो है मतलब छोटे छोटे जो है वेब कैमरा से लेकर हर जगह हर कोई पहुंचा होता है। जरूरी नहीं कि इसके लिए पत्रकारिता जरूरी है, पर हमारी एक सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम जो है गलत जहां पर हो रहा है उसको देखकर आंखें बंद कर देते हैं कि हम कहीं उसमें पार्टी शामिल ना हो जाए और हमारी जवाबदेही ना बन जाए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बहुत बड़ा इश्यू है जो एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से जो है आजकल इसमें जो है एक व्यवसायीकरण आ गया है। आप जिस तरह से आपने खुद कहा कि भाई हम अखबार खोलकर देखते हैं तो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट्स आती है कोचिंग सेंटर्स की, इवन प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट स्कूल्स की जो है। इवन आप ये देखते हैं कि भाई कहीं एडमिशन होता है तो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के फोन आना शुरू हो जाते हैं कि भाई, जबकि हम एक तरफ कहते हैं कि भाई सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट फोन आ जाते हैं कि भाई हम आपको एडमिशन दिला देंगे। लेकिन इनके कहीं ना कहीं इनके फलने फूलने के पीछे किसी ना किसी का संरक्षण तो मिल रहा है। मीना जी, चिराग जी, मैं समझना चाहूंगी दिल्ली में इस तरह के कोचिंग सेंटर्स के फलने फूलने का और बेतहाशा मनमानी जो फीस वसूलने के पीछे किसका संरक्षण है? आम आदमी पार्टी का संरक्षण है, बीजेपी का संरक्षण है, किसका संरक्षण है? नेहा जी देखिए, कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ये हो रहा है और दिल्ली पुलिस भी आप देख ही रही हैं, दिल्ली पुलिस का भी इसमें रोल आ रहा है। और कहीं ना कहीं इतनी बात बढ़ने के बाद जहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बेसमेंट्स में चीजों को यूज किया, उसके बाद जैसे ही अब एमसीडी काम कर रही है, इस जो बेसमेंट है उन्हें सील किया गया है, तो देखिए ये पूरा अगेन सिस्टम फेलियर है। हमें लगता है कि इस पे एक्शन होना चाहिए, एलजी की तरफ से होना चाहिए, हमारी तरफ से तो लेटर जा चुका है, और ऐसा एक्शन होना चाहिए कि वो एक मिसाल बने आगे आने वाले ऑफिसर्स के लिए कि हमें इन चीजों पर ढिलाई नहीं बरतनी है। हम अपने देश के फ्यूचर को इस तरह नहीं बर्बाद होते देख सकते। हमें लेना है इस पे एक्शन, हमें करना है ऐसा कि आप ऐसी कोई भी घटना दोबारा ना देखें। तो इसके लिए हमें पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो भी ऑफिसर्स काम नहीं कर रहे हैं, जो भी ऑफिसर्स ने इस काम को स्टॉल किया है, जो भी इस पर रिस्पॉन्सिबल है, मैं कहता हूं वो और उन ऑफिसर्स पर मैं तो कहता हूं मर्डर का केस बनना चाहिए कि आपकी वजह से किसी की जान गई है, किसी का परिवार बर्बाद हुआ है। तो हमें लगता है कि इस पे इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल बनना चाहिए कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो कुछ और सवाल है मन में उठ रहे हैं। दिल्ली जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी है, ये प्रशासन का एक ऐसा मॉडल बन गई है जहां पर कुछ भी समस्या आ जाती है तो यही लगता है कि किसकी जवाबदेही। जनता जो है समझ नहीं पाती है कि आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे, बीजेपी से सवाल पूछे, एलजी से सवाल पूछे, किससे सवाल पूछे। इस मॉडल का मजाक बनाकर रख दिया गया है और हम बहुत ही एक ऐसी त्रासदी पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की त्रासदी क्यों होती है, किसकी लापरवाही युवाओं की जान पर बनाती है उससे, और उसके बाद जिस तरीके का रवैया अपेक्षित होता है, अपेक्षा की जाती है कि कार्रवाई की जाएगी, क्या वो कार्रवाई भी नहीं हो रही है। छात्रों का गुस्सा देखकर बहुत ही दुख होता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का ये हाल है। यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कई सवालों के जो जवाब है वो ना तो संबंधित अधिकारियों से मिल पा रहे हैं या फिर उन नेताओं से मिल पा रहे हैं जिनको वो चुनकर अपना वोट देकर या तो विधानसभा में भेज रहे हैं या फिर संसद में भेज रहे हैं। कुलभूषण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि शिक्षाविद है। कुलभूषण जी, अब हम कितनी उम्मीद लगाए, आप कितनी उम्मीद लगा रहे हैं कि दिल्ली में कम से कम इस तरह के फ्लडेड जो है लेन्स, जहां पर इतने बच्चे आते हैं, हर साल बच्चे आते हैं अपना भविष्य बनाने के लिए कि वो सिविल सेवा में जाएं, देश की सेवा करें, उनको अब ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, या फिर जो मनमानी फीस वसूली जा रही है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। कितना अपेक्षा आप रख पा रहे हैं कुलभूषण जी?
देखिए, लोगों की अपेक्षाओं पे तो प्रहार हो रहा है। लोग इस समय बहुत ज्यादा जो है त्रस्त हैं इन बातों से। जो विश्वास उनको एक भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर, खासकर युवाओं का एक बहुत बड़ा विश्वास था, उस पे कहीं ना कहीं ये चोट पहुंची है। और दूसरी तरफ शिक्षा मॉडल पर केजरीवाल जी पर भी एक जो विश्वास था, उस पर भी चिराग जी एक चोट पहुंची है। ये आप लोगों को समझने का विषय है कि इससे आप भाग नहीं सकते, इग्नोर कर नहीं सकते। एक दूसरे पे ब्लेम गेम अगर आप खेलेंगे तो जो युवा सुन रहे होंगे वो इसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आपको तुरंत, जब गाइडलाइंस बनी हुई है, तुरंत स्टेट्स को, ये कंकरेंट इशू है, स्टेट को इसको इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए। और कैसे जो है कोचिंग को कंट्रोल किया जाए, रेगुलेट किया जाए, इसकी गाइडलाइन आ चुकी है। लेकिन हर कोई इससे बचना चाह रहा है, इसके ऊपर कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहा। लेकिन ऐसी त्रासदियां जो हो रही हैं, अगर ये इसी प्रकार हुई तो ये बहुत ही बड़ा जो है चिंता का विषय होगा। हमारे जो युवा बच्चे, जो देश का भविष्य है, उनकी जान खतरे में पड़ी हुई है, उनका भविष्य खतरे में है, वो डिप्रेशन में है। कोचिंग के ऊपर प्लीज मीना जी और चिराग जी अपनी पार्टीज को कहिए, तुरंत हार्ड जो है इसके ऊपर जो है गाइडलाइंस बननी चाहिए, कड़े कानून लाए जाने चाहिए ताकि ये जो युवा हैं ये एक सुरक्षित, रोकना जरूरी है। बिल्कुल, और जो बेसिक जो एमिनिटीज होती हैं, जो सुविधाएं होती है, कम से कम वो एक बेहतर इन छात्रों को दिल्ली में उपलब्ध हो सके। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि इसी से हम उम्मीद करते हैं कि अलग अलग इलाकों में, अलग अलग शहरों कस्बों में भी अगर यही हालत है छात्रों की तो उसमें भी जो सुधार करने की कोशिश है सरकार देखिए। अनिरुद्ध, मैं आपसे समझना चाहूँगी, अब आप वापस जब दिल्ली जाएंगे, अभी मुझे जानकारी मिली कि अभी छुट्टी पर आप घर पहुँचे हुए हैं, तो कितनी उम्मीद कर पा रहे हैं, क्या वैसा ही मिलेगा माहौल? क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद जो छात्र हैं बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं और वहाँ पर जो व्यवस्था है, ज़्यादातर ये व्यवस्थाएं बेसमेंट में ही चलती है। क्या जो फीस की मनमानी है अब और आपको आशंका है कि ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसका जो है निपटारा कैसे होगा? आपकी चुनौतियां तो बढ़ गई हैं इस हादसे के बाद से। मैम, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरीज की फीस है वो कोई रेगुलेटेड नहीं है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलेंगी और वो ज़रूर वहाँ पे बढ़ेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ पे ना बढ़े। जिस चीज से हमें डर है ये है कि अगर आज भी हम लोग ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे कि नहीं इन सरकार ने करा या फिर इन अफसरों ने करा, जहां तक कि बोला है कि हर किसी की गलती है। और जब हमें पढ़ाया भी जाता है तो हमें यही सिखाया जाता है, अफसर बनते हुए आपको सबसे पहले आपकी ड्यूटीज बताई जाएंगी। तो अगर आप ये कहें कि हमें नहीं पता कि कौन गुनहगार है तो ये बिल्कुल झूठ होगा। हर किसी को पता हो कि एमसीडी हो, पुलिस हो, ऑफिसर्स हो या फिर हमारे खुद के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी यहाँ पर अपनी अकाउंटेबिलिटी लें। जिस दिन इस देश में अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी उस दिन ये देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा। जहां तक दिल्ली की बात है, हम उम्मीद करते हैं कि सारा प्रशासन हमारी बात सुनेगा, वहां पे हमें मदद करेगा और हमें हमारा हक। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि चिराग जी भी आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी आशंकाओं को समझ रहे हैं और इसमें आपकी पूरी मदद या सहयोग जो है आम आदमी पार्टी के कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो या फिर कोई जो चुनी हुई मेयर हो या फिर कोई भी नेता कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, वो सहयोग छात्रों को करते हुए नजर आएंगे। मीना जी, आपने भी बात सुनी है अनिरुद्ध की, क्या इसी तरह की अपेक्षा आपसे की जा सकती है, आपके कार्यकर्ताओं से की जा सकती है, या फिर जब तक मुद्दा राजनीतिक ना हो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सामने नहीं आएंगे? नेहा जी, ये देखो, मैं इस विषय पर बिल्कुल क्लियर हूँ कि कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, चाहे वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता ही क्यों, बीइंग एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी कि वो जो है ऐसे इश्यूज में जो है राजनीति से ऊपर उठकर जो है उससे काम करना चाहिए। जहां पर आवाज उठाने की जरूरत है उसको आवाज उठानी चाहिए जी। दूसरी बात, जब ये डिबेट शुरू हुई थी, चिराग सेठी जी ने बड़ा गंभीर जो है बीजेपी पर दोष लगाया था रिगार्डिंग कि भाई हमारे फंड्स रोके जाते हैं या हमें काम नहीं करने दिया जाता। तो आपके चर्चा के माध्यम से मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि जो दिल्ली को जो है अंडर रेवेन्यू हेड जो है 1108 करोड़ रुपीस जो है वो एलोकेट होती है और 1 करोड़ रुपीस जो है वो अंडर कैपिटल हेड एलोकेट होते हैं। और 2023 और 23 में जो है ये 960 करोड़ जो है वो एलोकेट हुए थे और 2023-24 और 2024 और 25 दोनों के लिए अलग अलग से जो है 1108.01 तो टोटल जितना इनको एलोकेट हो रहा है वो एलोकेट हुआ और इनको मिला है।
यदि सेंट्रल गवर्नमेंट जितना इनका राइट बनता है वो सारा इनको दे रही है, कहीं पर भी इनको जो है फंड की प्रॉब्लम नहीं आ रही, कहीं सपोर्ट की प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो इनको अपनी ड्यूटीज की एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम कहाँ है? ठीक है, मतलब आप जब फेल होते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर देते हो, एलजी को टारगेट कर देते हो। चिराग जी मैं आपके पास ही आऊंगी। सीधा जो है ये फेलियर जो है यदि ड्रेनेज सिस्टम में जो है चिराग जी, जब केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार नहीं कर रही है फंड के मामले में, तो इन फंड का सही इस्तेमाल करने से क्या परेशानी हो गई आम आदमी पार्टी को कि ये फंड जो है सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है? करप्शन का सीधा सीधा मुझे लग रहा है आरोप लगा रही है मीना जी। नेहा जी, आज मीना जी ने बिल्कुल झूठ बोला है आपके चैनल पर आकर। पहली बात, हमारा जो इनकम टैक्स दिल्ली का आदमी देता है वो देता है 2,07,000 करोड़ रुपए। उसमें से आपको पता है दिल्ली को कितना शेयर मिलता है? 0। आप देखिए कर्नाटका को, हरियाणा को, यूपी को कितना शेयर मिलता है? 50,000 करोड़ तक भी मिलता है। दिल्ली को मिलता है 0। 325 करोड़ रुपए मिलते थे, वो भी नहीं दिए गए। ऑन रिकॉर्ड आकर हमारी मंत्री ने बोला है 10,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को, 10,000 करोड़ रुपए एमसीडी के लिए मांगे। उसके बाद दिल्ली को मिला है 0। दिल्ली को मिला है एक एलजी जो काम ना तो करते हैं, जो ना चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको उठाकर दिल्ली के ऊपर बिठा दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप जो है दिल्ली में चुनी हुई सरकार के साथ काम करेंगे, उस समय ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली सरकार के हाथ काटने का काम माननीय गृह मंत्री ने किया, ताकि दिल्ली के कामों को रोका जा सके। एलजी को बिठाकर हर फाइल एलजी के थ्रू मुक्त कराने का काम जो है एड एंड एडवाइस कॉन्स्टिट्यूशन कहा तो चिराग जी दिल्ली की सरकार को एक आदर्श जो है मॉडल बनाना था, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये किस तरह का आदर्श मॉडल बना है। कुलभूषण जी क्या लग रहा है? जो बात चिराग जी ने कही है, मीना जी ने कही, बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी। क्या इसी तरीके से काम होगा तो हम ये फिर कैसे उम्मीदें पाले कि अब ये छात्र जो है इनको सुरक्षित माहौल मिलेगा दिल्ली के भीतर? चिराग जी देखिए, आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि मुझे वहां 0 मिला, वहां 0 मिला। देखो, जब केजरीवाल जी के घर की बहुत चर्चा आई कि वहां पैसा लगा, जब सारी जगह से 0 था, तो पैसा ऐसा इशू नहीं है, पैसा था, पैसा है। तो बच्चों को जो सेफ्टी देनी है वो आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि जहां पर इस तरह की उस बिल्डिंग में ड्रेनेज नहीं है, उस बिल्डिंग के गेट क्यों बंद किए जाते हैं, बेसमेंट में ये चलता ही क्यों है, इस तरह के नॉर्म्स के लिए फंड की क्या जरूरत है? जी बिल्कुल कुलभूषण जी, हम बच नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कार्रवाई हो। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी ऑफिसर इन्वॉल्व है, उस पे मर्डर का केस बनना चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है। हम तो कोई नहीं कह रहे हैं कि कोई ऑफिसर को बख्शा जाए। हमने तो बकायदा वीडियोस रिलीज करके बोला है। मीना जी, नरेश कुमार बिल्कुल संक्षेप में, समय समाप्त हो गया। मीना जी, मेरा प्रश्न है क्या इस जो घटना हुई है इसके लिए क्या दिल्ली की एमसीडी की मेयर, क्या दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर और उस क्षेत्र के विधायक जो है, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है? आप ब्यूरोक्रेट्स को रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, पर ये जो सारा सिस्टम जो पॉलिटिकल पावर की वजह से जो है। मीना जी नीट की परीक्षा पर इतना बड़ा बवाल हो गया, शिक्षा मंत्री ने तो कोई नैतिकता दिखाई नहीं। फिर वही बात हो गई ना, आज की राजनीति में भारत में कोई नैतिकता दिखाता ही नहीं, दर्शाता ही नहीं, बस त्रासदी और समस्या के साथ जनता को छोड़ दिया जाता है। समय समाप्त हो गया। मीना जी, मैं एक लाइन अनिरुद्ध से समझना चाहूंगी। अनिरुद्ध, जाते जाते आप क्या अपेक्षा करते हैं आम आदमी पार्टी से, मुझसे भी, एज अ पत्रकार, एज अ मीडिया पर्सन? क्या हम सही दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं? कुलभूषण जी भी हैं, शिक्षाविद है, मीना जी बीजेपी। अनिरुद्ध, क्या अपेक्षा है भारत के युवा को, हमसे क्या अपेक्षा है? मैम, सबसे पहले यही अपेक्षा है कि जितने रूल्स बने हैं कम से कम उनको फॉलो किया जाए। जी। हमारे माता पिता ने भी एनसीईआरटीज में वही दिक्कतें पढ़ी हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं, हमारे दादाजी और उन्होंने भी वही पढ़ा था। तो इसका क्या फर्क पड़ा अगर सबको दिक्कतें पता थी लेकिन कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। दूसरी बात, हमें हमारा संविधान राइट टू लाइफ देता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट देता है, ये फंडामेंटल है जो हमें नहीं मिलता कहीं पर भी। दिल्ली इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल है जी, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज कि सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट की गलती नहीं होगी, जो हमारे खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए।
और फिर बोलूंगा 3 बच्चों की मृत्यु नहीं हुई है, हर घंटे हर दिन कोई ना कोई बच्चा मर रहा है, या इस वजह से या किसी और वजह से, किसी न किसी अधिकारी की किसी न किसी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से, और इसमें नेता भी इन्वॉल्व है, उनको क्यों छोड़ दिया जाए? वो क्या सिर्फ राजनीति करेंगे कि जवाबदेही भी लेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अनिरुद्ध आपका भी, और कुलभूषण जी आपका भी, मीना जी आपका भी, चिराग जी आपका भी, कि आप आए और हमारे दर्शकों के सामने अपना अपना पक्ष रखा और हमें ये समझने में आसानी हुई कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है, धांधली कहाँ हो रही है। इन बच्चों को सुरक्षित माहौल दे पाना क्या इतना कठिन हो गया है कि ये बच्चे, इनकी मौत हो गई है और सियासत चल रही है, जवाबदेही नहीं तय हो पा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, शिक्षण कोचिंग संस्थान जो है वो सील किए जा रहे हैं, लेकिन नियमों पे क्या संजीदगी है वो नज़र नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आप हमें लिखें info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी। धन्यवाद।